नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं मनोज श्रीवास्तव हूं और आप देख रहे हैं राज संग्राम। शरद पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बयान देते हैं कि दिल्ली में प्याज की कीमतें बढ़ने में उनका कोई कसूर नहीं। मुलायम सिंह यादव केंद्र की कांग्रेस सरकार से समर्थन वापसी का ऐलान करते हैं और अकाली दल बीजेपी और पर रिश्ता नहीं निभाने का इल्जाम लगाता है। खबर 3 वजह, एक वही दिल्ली का असेंबली चुनाव, जहां चंद सर्वे में यह दावा भी किया गया है कि इस बार चुनाव में किसी पार्टी को साफ यानी स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने जा रहा है। और अब आलम यह है कि कई छोटी पार्टियों ने दिल्ली की सभी 70 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारने का ऐलान किया है। सवाल है, क्या छोटी पार्टियां इस चुनाव में बड़ा दांव खेल रही हैं? क्या छोटी पार्टियां चुनाव के बाद किंग मेकर के तौर पर उभरने वाली हैं? इन छोटी पार्टियों की ताकत क्या इतनी है कि वो बीजेपी और कांग्रेस को बड़ी चुनौती पेश कर सकेंगे? इस बार चुनाव में ये पार्टियां कितनी सीटें जीत सकती हैं, इनकी नजर किस वोट बैंक पर है, ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे और इस मुद्दे पर बात भी करेंगे आगे। हमारे साथ खास मेहमान भी होंगे इस दौरान और इस मसले पर हम चर्चा भी आगे करेंगे कि किस तरीके की स्थिति इस बार विधानसभा चुनाव के परिणाम के तौर पर बनती नजर आती है। तो दिल्ली असेंबली इलेक्शन में क्या होगा? कुछ सर्वे का दावा है कि इस बार चुनाव में किसी पार्टी को शायद साफ तौर पर बहुमत नहीं मिल पाए। नतीजा ये कि कई छोटी पार्टियां अपनी किस्मत आजमा रही हैं। छोटी पार्टियों का बड़ा दांव, चुनाव बाद हम होंगे किंग मेकर। केजरीवाल को लगता है कि जिस तरह एनटी रामाराव ने आंध्र प्रदेश और असम में प्रफुल्ल कुमार महंता ने कांग्रेस को हराकर अपने पहले चुनाव में ही सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की थी, कुछ वैसा ही कारनामा वो भी इस बार दिखा सकते हैं। लेकिन दिल्ली में सरकार बनाने या किंग मेकर का किरदार निभाने का ख्वाब देखने वाले केजरीवाल अकेले नहीं। यूपी और बिहार से लेकर पंजाब और महाराष्ट्र तक की क्षत्रिय पार्टियां इस बार दिल्ली के दंगल में अपनी किस्मत आजमा रही हैं। अब इसे राजधानी में पैठ बनाने की रणनीति कहें या छोटी पार्टियों का बड़ा सपना, लेकिन हकीकत यही है कि मुलायम सिंह, मायावती, शरद पवार, नीतीश कुमार ये जानते हैं कि जो अब तक बीते 4 चुनाव में नहीं हुआ वो अब होगा। दिल्ली में इस बार पहले की तरह कांग्रेस और बीजेपी में दो तरफा टक्कर नहीं होगी। इस बार यहाँ एक एक सीट पर कांटे की टक्कर होगी। जरा एक नजर इन क्षत्रिय पार्टियों की तैयारियों पर डाल लीजिए। 2008 में 15 कैंडिडेट थे, जबकि 2013 में 70 कैंडिडेट मैदान में होंगे। बीएसपी भी पीछे नहीं है। 2008 में 69 कैंडिडेट मैदान में थे और इस बार तो 70 कैंडिडेट होंगे। एलजेपी ने 41 उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन इस बार 2013 में 70 की 70 सीट पर उतरेंगे उम्मीदवार। एसएसडी ने पिछली बार 4 कैंडिडेट उतारे थे, लेकिन इस बार 16 उम्मीदवार होंगे मैदान में। समाजवादी पार्टी ने पिछली बार 35 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन इस बार वो भी 70 सीटों पर उम्मीदवार उतार रही है। तो वहीं जेडीयू, जिसने पिछली बार 15 उम्मीदवार उतारे थे मैदान में, वो भी इस बार 70 सीटों पर ताल ठोक रही है। म्युनिसिपल इलेक्शन में 6 सीटें जीतने के बाद एनसीपी का भरोसा इतना बढ़ा है कि अब वो दिल्ली की सभी 70 सीटों पर कैंडिडेट उतार रही है। बीएसपी को 2008 में 2 सीटें मिली थी, 5 सीटों में वो दूसरे नंबर पर थी। इस बार पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। दिल्ली में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में शानदार जीत के बाद श्रोमणी अकाली दल भी अब 16 सीटों पर कैंडिडेट खड़े करने की सोच रही है। आखिर ये क्षत्रिय पार्टियां क्यों इस बार इतने उम्मीदवार उतार रही हैं? इसकी कुछ तो वजह होंगी। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, बीजेपी में गुटबाजी, बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ आपका प्रचार। छोटी पार्टियों को लगता है कि 15 साल के बाद पहली बार शीला सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की लहर चल रही है। उन्हें लगता है कि हर्षवर्धन की जीत के बाद बीजेपी के अंदर गुटबाजी बढ़ी है और कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ आपके प्रचार का जो भी असर होगा उससे इन्हें भी फायदा होगा। अब तक वे सभी 4 चुनावों में साफ तौर पर स्पष्ट बहुमत वाली सरकार बनी है। लिहाजा अगर आंकड़ों की माने तो छोटी पार्टियों को इस बार भी बहुत ज्यादा सीटें जीतने के आसार कम ही हैं। लेकिन इन पार्टियों को उम्मीद है कि अगर त्रिशंकु सरकार बनी तो वो किंग मेकर की किरदार में आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पल्स मीडिया।
तो क्या ये माना जाए कि जो ख्वाब कांग्रेस या बीजेपी देख रही है सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने को लेकर के, वो आसान इसलिए भी नहीं होगी क्योंकि सिर्फ एक पार्टी नहीं है जो उनके गले की हड्डी बन रही है, कई और पार्टियां फहरिस्त में अब हैं जो उनके लिए मुसीबतें पैदा कर रही हैं और परिणाम जो आएंगे वो त्रिशंकु आएंगे। इस तरह की आशंकाएं और इस तरह की स्थितियां भी बनती नजर आ रही है। किस तरीके से राह आगे बढ़ेगी इन दोनों पार्टियों के लिए और उन तमाम क्षेत्रीय या कहिए छोटी पार्टियों के लिए जो किस्मत आजमा रही हैं इस बार और मजबूती के साथ पिछले बार के मुकाबले। हमारे साथ इस मसले पर चर्चा के लिए दो खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। हम और मेहमानों के साथ भी जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त आपको यह बताते चलें कि हमारे साथ कांग्रेस की ओर से आलोक शर्मा जी जुड़ रहे हैं, स्वागत आपका है। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से आनंद साहू जी जुड़ रहे हैं, आनंद जी स्वागत आपका भी है हमारे इस शो पर। सबसे पहले इस डिबेट में आगे बढ़े और आलोक जी आप ही से समझना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है कि क्षेत्रीय पार्टियां, छोटी पार्टियां आपके लिए मुश्किलें पैदा कर रही हैं? नहीं, मैं मनोज भाई ऐसा बिल्कुल नहीं समझता हूँ। जो छोटी और रीजनल पार्टीज़ जो विभिन्न राज्यों में अपने कुछ पैर जमाए हुए हैं और यहाँ पर आकर अपना हाथ जमाना चाहती हैं, मैं समझता हूँ कहीं पर भी किसी भी एंगल से कांग्रेस के लिए खतरा नहीं है। वो थोड़ा बहुत 1-8% वोट शेयर उनका जाएगा और वो फ्लोटिंग वोटर होता है जो ना कांग्रेस की तरफ ना भाजपा की तरफ जाना चाहता है। मैं समझता हूँ कहीं पर भी सीटों के ऊपर और नतीजों के ऊपर कोई प्रभाव इन छोटे राजनीतिक दलों का नहीं रहेगा। जी आनंद जी, आपको लग रहा था कि अब तक मुकाबला सिर्फ कांग्रेस के साथ है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि और भी पार्टियां हैं जिन पर भी आपको नजर रखनी पड़ेगी, जिनके साथ भी आपको अपने कंपटीशन में आगे बढ़ना पड़ेगा? नहीं, मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और हम सबसे पहली बात जो कैडर बेस्ड के साथ जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में विजय गोयल जी आए तो उन्होंने नीचे बूथ स्तर पर एक लीडरशिप तैयार किया और बूथ स्तर पर जो कार्यकर्ताओं का जो एक लंबा जो है ज़मीनी काम किया है उसका एक तो फायदा होगा पार्टी को। दूसरा, लीडरशिप का जो है केंद्र से भी भारतीय जनता पार्टी के एक नेतृत्व के रूप में आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, पार्टीज का क्या असर रहेगा मैं बता रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी का एक लहर चल रहा है। दूसरा, हर्षवर्धन जी को यहाँ घोषणा कर दिया। तो छोटी पार्टियों का जो है जिस प्रकार का वो गुमराह करने का कोशिश कर रहे हैं, उस गुमराह में जैसे पिछली बार भी बीएसपी का बहुत ज़्यादा लोगों ने हाइप किया था कि बीएसपी जैसे यूपी में आ गई है, ऐसे यहाँ दिल्ली में भी उनका वर्चस्व होगा, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। ऐसे ही मैं मानता हूँ कि शुरुआत हुई और शुरुआत जब होती है तो धीरे-धीरे स्थितियां बेहतर होती हैं। जो व्यक्ति अन्ना हजारे जैसे व्यक्तित्व को झुठला सकता है, धोखा दे सकता है, वो व्यक्ति जनता के साथ कितना खिलवाड़ कर सकता है, कितना गिर सकता है, उसका आप अंदाजा लगा नहीं सकते। इसलिए हम लोग मानते हैं कि जनता जो है, जो आज जो हकीकत है, जिस लड़ाई को हम लोग लड़े थे, लगातार लड़ रहे हैं, नहीं तो आपको क्या लगता है लड़ाई के ऊपर क्या लगता है कि डॉक्टर हर्षवर्धन को आपने डिक्लेयर किया है अगर सीएम के तौर पर इस बार, तो क्या आपको लगता है कि उससे सारी स्थितियां ठीक हो गई हैं? निश्चित। ये स्थितियां देखिए संगठन, मैंने कहा जमीनी लड़ाई ऑलरेडी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो है विजय गोयल जी ने एक कैडर का निर्माण करके उन्होंने किया है। तो क्या पहले कैडर नहीं था भाजपा के अंदर? दूसरा एक नेतृत्व का जो है सीएम के रूप में, जो क्या पहले भाजपा में नेतृत्व नहीं था? नहीं, ये पार्टी में देखिए क्या होता है, नेतृत्व है, लेकिन पार्टी ने जो एक चेहरा इतना भारी अगर कैडर किया उन्होंने विजय गोयल साहब ने, उस चेहरा को अपने दिल्ली में कांग्रेस के साथ दिल्ली में स्थिति तो फिर कांग्रेस के साथ भी है, वो भी एक मजबूत चेहरे के साथ है लगातार। प्रोफेशनली तो डॉक्टर वो 2003 में भी थे, 2008 में भी थे। 2008 में आपने उनको क्यों नहीं प्रोजेक्ट किया? नहीं, वास्तव अगर वो इतने ही काबिल थे तो 2008 में उनको क्यों नहीं प्रोजेक्ट किया आपने? आलोक जी, वो प्रदेश अध्यक्ष भी थे आपके। पार्टी। खैर चलिए, हम इस वक्त कौन आप लोगों की तरफ से सीएम है इस डिबेट में अभी नहीं है। छोटी पार्टियों का क्या रोल होने वाला है, जिसको आप लोग ये मानकर चल रहे हैं कि बहुत असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस तरीके के सर्वेज भी आए हैं उस सर्वे में इस बात की तस्दीक की गई है कि हाँ, ये छोटी पार्टियां भी इस बार असर करेंगी। मैं बताता हूँ छोटी पार्टी क्यों असर नहीं होगी। सबसे पहला कारण, छोटी पार्टी ने जिस प्रकार का होर्डिंग बैनर का जो प्रयोग किया, उस होर्डिंग बैनर से एक बार लोगों में बात चली कि भाई ये इतने प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन जब उसका आकलन हुआ कि भाई इतने पैसा इनके पास आया कहां से, इतनी छोटी पार्टी जो ना किसी प्रकार का इनके पास कैडर है, ना कोई कंपनी है, ना कोई है, ना कोई सपोर्टिंग है, ना कार्यकर्ता है,
पैसे इतने आ रहे हैं तो इसका मतलब सबसे पहले तो इसके ऊपर आरोप लगना शुरू हो गया कि ये सबसे ज्यादा करप्ट तो ये छोटी पार्टी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के पास करप्शन की इतना होर्डिंग बैनर नहीं लगा रहे हैं और ये छोटी पार्टी। हम आगे बढ़ते हैं, आप लोग एकदम से दरकिनार कर रहे हैं, लेकिन छोटी पार्टियों का क्या रोल हो सकता है, किस तरीके के ख्वाब उनके हैं, ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो अगर 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर रही हैं, मादा रख रही हैं, तो कुछ तो कुबत होगी। क्या स्थितियां हो सकती हैं? शशांक के पास एक मिनट आता हूं मैं, हमारे सहयोगी शशांक ग्राफिक्स के साथ रेडी हैं, जरा एक बार हम उनके पास चलेंगे ग्राफिक्स रूम में। तो इस बार दिल्ली असेंबली चुनाव में ऐसे 7 चेहरे हैं जो ढा सकते हैं सितार। दरअसल ये वो 7 चेहरे हैं जो किसी को भी किंग मेकर बनवा सकते हैं। उनमें हैं शरद पवार, जो एनसीपी के मुखिया हैं। दूसरा नाम आता है मायावती का। तीसरा नाम इसमें आता है मुलायम सिंह यादव का, एसपी के आलाकमान है ये। वहीं अभय चौटाला भी हैं, जो आईएनएलडी के प्रमुखिया हैं। प्रकाश सिंह बादल की पार्टी एसएडी भी इस रेस में है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी इस दौड़ में शामिल है। और आखिरी नाम इसमें आता है रामविलास पासवान की एलजेपी का। अब अगर बात साल 2008 के चुनावों की स्थिति की करें तो 2008 में दिल्ली की कुल 70 सीटों में से कांग्रेस के खाते में 43, बीजेपी के खाते में 23 और अन्य पार्टियों के खाते में 4 सीटें आईं। बात अगर वोट परसेंट की हम करें तो पिछले चुनाव में कांग्रेस को 40.31% और बीजेपी को 36.34% वोट मिले। यानी जो नई पार्टियां इस बार मैदान में हैं, उनकी नजर इस टैली के तीसरे आंकड़े यानी अन्य पर हैं, जिन्हें मिला था 23.35% वोट। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि साल 2008 के रिजल्ट में कांग्रेस और बीजेपी के बीच महज 4 वोट परसेंट का फर्क है, लेकिन सीटों में यह फर्क 20 सीटों का है। यानी औसतन 1% वोट ज्यादा हासिल करने पर कांग्रेस को 5 ज्यादा सीटें मिली हैं। लेकिन अन्य के लिए यह आंकड़ा अलग है। उन्हें 23% वोट पर महज 4 सीटें मिली हैं, यानी तकरीबन 6% वोट पर 1 सीट। यानी यह तो साफ है कि अब तक दिल्ली के वोटर ने कांग्रेस और बीजेपी पर ही अपना भरोसा जताया है। बाकी पार्टियों को इसके लिए कड़ी मशक्कत करनी होगी। बहुत शुक्रिया शशांक आपका। और हमारे साथ दोनों मेहमान, बहुत अच्छा है कि इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस दोनों से हमारे साथ लोग नेता जुड़े हुए हैं, मेहमान बने हुए हैं। आलोक जी, क्या लगता है ये जो 40 पॉइंट समथिंग का जो परसेंटेज आपको मिला था, ये वाकई आपको मिल पाएगा? आप इसको एक्सीड कर पाएंगे आगे क्या? देखिए मनोज भाई, मैं मानता हूं कि जो छोटी पार्टियां हैं, जो आपने 22-23% दिखाया कि अन्य को 22-23% मिला, इसमें 2 चीज़ें नोट करने लायक हैं। पहली चीज़ तो ये है कि ये 6-7-8 पार्टियों का एक वोट शेयर है, जिसमें सबसे बड़ा वोट शेयर बसपा का रहा। 13% के आसपास बसपा को मिला और बाकी जो 4-5 दल थे, राष्ट्रीय या क्षेत्रीय, उनको सबको मिला के 7-8% में वो सिमट गए। बसपा का भी क्या रहा है कि बसपा का कुछ सीट ऐसी हैं जहां पर कुछ विशिष्ट समुदाय का अपना प्रभुत्व है, वहां पर बसपा को वोट परसेंटेज ज़्यादा मिलता है, जबकि बाकी सबको 1%, 2%, 1%, 2%, उन 1-2% के बेसिस पे वो लोग सीट नहीं निकाल सकते हैं। एलजेपी का देखें तो 1 सीट आ गई, क्योंकि वहां पर नहीं, उनका अगर मान कैंडिडेट, लीजिए आप जिसको कह रहे हैं, जैसे बसपा वगैरह जैसे थोड़ा सा पार्टी एक बार की बात करें मैं कंप्लीट कर दूं अपनी उनका बात। बहुत रोल नहीं है, अगर वो 5% भी हासिल कर रही है, गेन कर रही है, तो ये बड़ी बात नहीं है क्या? जिसके कोई यहाँ पर कोई वजूद नहीं बता देना चाहता हूं भाई जी, इसमें क्या होगा। देखिए, जेडीयू है, एलजेपी है, इनका बहुत छोटा छोटा वोट परसेंटेज है और इसके अंदर कोई रिमार्केबल चेंज भी आने वाला नहीं है। अगर कोई चेंज आने वाला कहीं पर नजर आता है तो 1-2 सीटों पर आम आदमी पार्टी कहीं पर अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। बसपा 14% से कहीं हो सकता है वो 30-35% तक पहुंच सके, लेकिन 1%, आधे परसेंट वाला विनिंग सिचुएशन में कभी नहीं आ सकता है। हाँ, इतना जरूर है कि वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कैंडिडेट के आंकड़ों को, समीकरणों को बिगाड़ सकते हैं, लेकिन बिगड़ेंगे किसके? या तो भाजपा के या कांग्रेस के। फिर भी वो लोग वहां पर नहीं आ सकते हैं। और मैं पूरी तरह से कहता हूं कि जो छोटे दल हैं वो हर राज्य में होते हैं। कांग्रेस का 40% के आसपास वोट शेयर था, मैं समझता हूं 1-2% बढ़ेगा ही। भाजपा का 1-2% आपको लगता है कि 1-2% और बढ़ जाएगा? बढ़ेगा, ठीक है, जरूर घटेगा। पिछली बार रहा है, उसके चेंजेस के आधार पर आप देखिएगा कि जो भाजपा का वोट परसेंटेज आपको हर जगह फायदा नजर आता है, आपको हर जगह फायदा नजर आता है। कहीं कोई दो राय नहीं, नतीजे आपके सामने आपका विश्वास है,
क्या अति विश्वास है ये 8 तारीख की तारीख मुकर्रर करेगी? आनंद जी, इससे भी एक समझना चाहूंगा मैं यहाँ पर, क्या 36 का आंकड़ा जो पीछे था, मुश्किल तो वो 36 का आंकड़ा वैसे भी खराब होता है, देखिए अब इस बार क्या होगा, कैसे आप इस बार इसको बढ़ाएंगे, क्या करेंगे? मैं कह रहा हूँ 45% जो है वोट भारतीय जनता पार्टी को कैसे मिलेगा मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको शायद ध्यान नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार असंगठित कामगारों का एक मोर्चा बनाया। दूसरा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी ने एक पूर्वांचल मोर्चा बनाया। नहीं, पूर्वांचल मोर्चा तो आपका 20 साल पुराना है। नहीं, वो आप क्यों प्रकोष्ठ कह था, रहे हैं कि आपको पहली शायद बार? ध्यान नहीं होगा, प्रकोष्ठ और मोर्चा प्रकोष्ठ में और अंतर मोर्चे होता में है। कोई फर्क नहीं है। होता मोर्चा कौन सा है? देखिए, लड़ाई लड़नी है, नहीं, बंदूक लेके। चलिए ठीक है, वोट बैंक की बात कर रहे हैं, शायद उसको बेहतर किया मैं ये इन्होंने। कह रहा हूँ। दूसरा, इसलिए कि आप लोगों ने छठ की छुट्टी को सरकारी छुट्टी नहीं दी थी। ये जो असंगठित कामगारों का जो विषय है वो संयोग से मैं ही देख रहा हूँ। अब उसमें रेडी पटरी, साप्ताहिक बाजार, कूड़ा कबाड़ी कामगार, न्यूज़पेपर होकर घरेलू इसके भरोसे तो आम आदमी पार्टी आगे बढ़ना चाह रही है। आप कह रहे हैं कि वो भी आप ही के साथ उन हैं। सभी लोगों को हमने जोड़ने का एक बड़ा प्रयास किया है और आनंद जी, इसमें एक बहुत मिनट काम के लिए किया। जरा समय एक बार हमारे संवाददाता प्रणय इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रणय, छोटी बड़ी पार्टियों को लेकर चर्चा बहुत देखिए पेचीदा होती चली जा रही है, छोटी पार्टियों का क्या रुख होगा, किस तरीके की तैयारी इस बार के चुनाव पर असर डालने की? देखिए मनोज, हमेशा से देखा गया है कि इन छोटी पार्टीज का काफ़ी बड़ा रोल रहता है वो उन जगहों पर जहां पर वोट शेयर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस में काफ़ी कड़ा मुकाबला होता है। वहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार इसलिए जीत जाते हैं क्योंकि वोटों का एक बड़ा शेयर ये छोटी पार्टियां ले जाती हैं और बीजेपी पिछड़ जाती है। ये एक सबसे बड़ा रीज़न है कांग्रेस के जीतने का भी, क्योंकि बीजेपी का एक वोट बैंक नहीं मिल पाता सिर्फ इसी वजह से क्योंकि बाकी पार्टियों के जो कैंडिडेट होते हैं वो खड़े होते हैं और काफ़ी ज़्यादा वोट काट देते हैं। फिर चाहे आप जो विधानसभा चुनाव हुए थे पहले, उनके जो काफ़ी ज़्यादा कड़ी टक्कर हुई थी, उनके आंकड़ों को भी देखें तो इन पार्टियों का काफ़ी अहम रोल रहा था। शशांक ने भी ग्राफिक्स के दौरान ये समझाने की कोशिश करी कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बीजेपी और कांग्रेस के वोटिंग परसेंटेज जो मिलती है वो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद सरकार जो बन रही है पिछले 15 साल से कांग्रेस सत्ता बना रही है। तो यहां पर बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती होगा इन पार्टीज के पास वोट शेयर ना जाए, ये बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती वोट है। शेयर को नहीं मेंटेन कर पाई है पार्टी शायद अपने वोट कैडर की बात हालांकि जरूर आनंद जी कह रहे हैं। आनंद जी, मैं आता हूं, एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, मेरी व्यावसायिक मजबूरी है यहां पर, मैं जल्दी से लौटता हूं उस डिबेट में, यहीं से आगे बढ़ूंगा। तो सवाल यही है कि क्या इस बार जो छोटी पार्टियां हैं वो किंग मेकर की भूमिका में आ पाएंगी? इस बात को सिरे से खारिज कर रही हैं दोनों बड़ी पार्टियां, चाहे बीजेपी की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें। कांग्रेस तो सीधे सीधे एकदम से खारिज करती है, बीजेपी कहती है अपने तरीके से कि नहीं ऐसी स्थिति नहीं है, सबकी अपनी भूमिका हो सकती है। यानी थोड़ा सा डिफेंसिव रिएक्शन आता है, लेकिन बहुत अटैकिंग रिएक्शन कांग्रेस का कि कोई मतलब नहीं है, किसी तरह की कोई भूमिका इनकी नहीं होने जा रही है इस बार। जी आनंद जी, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, वोट रेशियो। और एक बहुत ही बड़ा जो विषय है, मैं जिस तरह से काम किया हूँ नीचे जमीनी स्तर पर, उसके आधार पर मैं एक बात आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी देता हूँ कि जो वाल्मीकि समाज है पूरे दिल्ली में, जिनका वोट बैंक है, एक बड़ी वोट बैंक है, जिसके ऊपर आप कह रहे थे आलोक जी कि वो जो समाज है बीएसपी को पिछली बार थोड़ी वोट दिया था, वाल्मीकि समाज लेकिन अभी टाइम कांग्रेस के साथ रहा है, वही हरिजन समाज जो पिछली बार थोड़ा टाइम बसपा के साथ रहा नहीं तो आनंद जी वही कह रहे हैं कि हमने कुछ बेहतर किया है, हमने उनको इतना अच्छी तरह से जोड़ा है इस बार। और मैं कह रहा हूँ उसमें खास करके एक सफाई मजदूरों का जो 17-18 यूनियन है उनको हमने सीधे जोड़ दिया। एक बहुत बड़ा अभी कार्यक्रम करने वाले हैं उस पश्चिमी जो लोकसभा है नजफगढ़ और पश्चिमी क्षेत्र में, उधर एक बड़ा कार्यक्रम पूरे दिल्ली को लेकर के, उन्हीं का समाज को लेकर के, इलेक्शन कमीशन से अभी उस पर परमिशन पर चल रही बात, जिसमें सुषमा स्वराज जी, गडकरी जी सब आने वाले हैं। और पूर्ण रूप से जो 70,000 तो सीधे तौर पर वो हैं और करीब 1.25 लाख जो ऐसे कामगार हैं और समाज के प्रमुख प्रबुद्ध लोग जो हैं, जो उस समाज मतलब जो कमजोरी रह गई थी उसको मजबूत करने की आपने कोशिश की है। अनुसूचित जाति संवर्गीय जो टॉपिक से शायद हम भटक रहे हैं, तो हमें, मैं ये कह रहा हूँ छोटे दल जो है, जो फ्लोटिंग वोट है, आपने शुरू में अच्छा कहा कि जो फ्लोटिंग वोट है, जैसे युवा हैं पहली बार वोट डाल रहे हैं, कई बार उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये वोट
ठीक है, अगर हम आनंद जी, डाल आनंद देंगे जी, तो उसका जरा सा नुकसान हमारे साथ एनसीपी 5 के साल सीनियर लीडर सीधे। एक एनसीपी मिनट, के मैं एक एनसीपी के मिनट। कंवर प्रताप सिंह जी भी जुड़ रहे हैं, जरा एक बार उनके पास भी चलो। कंवर जी, स्वागत है आपका। देखिए, इस बार के चुनाव में क्षेत्रीय पार्टियां कहें या छोटी पार्टियां, दिल्ली की अगर हम सियासत की बात कर रहे हैं तो उनकी बड़ी भूमिका हो सकती है, इस बात को लेकर डिबेट आगे है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के दोनों मेहमान हमारे साथ हैं, ये कहते हैं कि कोई भूमिका उनकी नहीं होने वाली है। आप पिछली बार 15 और इस बार 70 पर जा रहे हैं, क्यों ऐसा? जब आपको ये पार्टियां, बड़ी पार्टियां आपको दरकिनार कर रही हैं, कोई मतलब नहीं कह रही हैं, तो फिर आप कहां से हिम्मत जुटा रहे हैं इतना? जहाँ तक इन दोनों बड़ी पार्टियों का सवाल है, ये अपने सामने किसी को गिनते हैं या नहीं गिनते हैं, ये तो ये लोग जाने। पर हमारी पार्टी का जहाँ तक संबंध है, हम अपनी भूमिका के बारे में भी जानते हैं और अपना प्रेजेंस इस दफ़ा दिल्ली विधानसभा में हम बहुत अच्छी तरीके से दिखाने जा वजह रहे क्या हैं। क्या आप लोगों ने क्या काम, क्या इसके पीछे क्या आपको वजह नजर आती है कि आप बेहतर कर पा रहे हैं, कर पाएंगे? बेहतर कर पा रहे हैं कि किसी भी चुनाव में, पिछले चुनाव में आपने देखा है, नगर निगम का जो अभी हुआ है दिल्ली में, उनमें इन दोनों पार्टियों का प्रतिशत भी घटा है और इनकी संख्या बल भी घटी है। सत्ता में रहने के बावजूद भी बीजेपी अपने उतने उम्मीदवारों को नहीं जिता पाई जितने इनके इससे पहली कॉरपोरेशन में जीते थे। और हमारा, जबकि ये मानते नहीं है कि किसी की भूमिका है या नहीं है, तब भी हमारे 6 उम्मीदवार कॉरपोरेशन में जीत के आए। और तो इस आधार पर आपको लगता है कि आपने शायद इसी आधार पर यह तय किया क्या कि अब सभी सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे? जी हाँ, क्योंकि हमारा जो जन चेतना अभियान हमने अब से 3 महीने पहले शुरू किया था और जो फीडबैक दिल्ली की जनता से हमें मिल रही है, वो दोनों ही पार्टियों से काफ़ी परेशानी महसूस कर रहे हैं और किसी और विकल्प की तलाश कर रहे हैं जो कि नेशनल लेवल पर उनकी समस्याओं एक बहुत अच्छा को पॉइंट कायदे आपने से इरेज उठा किया सके, है रख सके कंवर और जी, आपके हल कर सके। हाँ, कंवर जी, आपके इस पॉइंट को लेकर मैं जरा दोनों ही अब जो मेहमान इस वक्त मौजूद हैं और स्टूडियो में, आलोक जी और आनंद जी, इन दोनों से भी एक सवाल करना चाहूंगा मैं। अगर जैसा एनसीपी की तरफ से म्युनिसिपल इलेक्शन में बेहतर करने की बात आ रही है, ये सच्चाई सामने है, चाहे वो देखिए आप श्रोमणी अकाली दल की बात करें अगर, तो उन्होंने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में बेहतर करके इस बार दिखाया है। बीएसपी ने बहुत बेहतर नहीं, लेकिन वोट रेशियो किस तरीके से बढ़ा है तो पिछले 3 बार से वो सामने है। तो क्या ये माना, क्या आपको नहीं लगता है कि हाँ, इनकी दावेदारी मजबूत है? आप इस बात को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? ये धीरे धीरे करके ग्रो कर रही हैं। नहीं, मैं मानता हूं, इसलिए ये पार्टियों का इस बार वर्चस्व ज़्यादा नहीं रहेगा क्योंकि मुद्दे बड़े हैं। और जैसे भ्रष्टाचार और महंगाई और तमाम गली नाली सफाई के मुद्दे तो नहीं, वहीं पर हैं, बिजली, हॉस्पिटल के, पढ़ाई पानी, के, स्कूल के सड़क, मुद्दे वहीं पर हैं। ऐसे बहुत सारे मुद्दे इतने हैं कि लोग त्रस्त हैं। जैसे अभी आप देखिए, जिस प्रकार की छोटी पार्टी जो है, वोट काटवा पार्टी बोलते हैं हम लोग, वोट काटने का जो इनका कार्य है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, आलोक जी, आपने पहले ही आंकड़ा दिखा दिया, 23% वोट लेकर के भी 5-7 सीट से ज्यादा नहीं। ठीक है, मैं समझ गया। आलोक जी, कंवर साहब हमारे बड़े भाई हैं, बड़े अदब के साथ मैं एक विनम्र निवेदन के साथ कहना चाहूँगा, पिछली विधानसभा में आपके एक ही सदस्य थे विधानसभा के अंदर, वो भी आपका साथ छोड़कर चले गए, उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। जहाँ तक इन्होंने कहा कि हमारे 6 कॉरपोरेटर आए हैं, कंवर साहब, कॉरपोरेशन का चुनाव और विधानसभा का चुनाव पूर्णतः अलग होता है। कॉरपोरेशन के अंदर बहुत से वो लोग ऐसे टिकट ले लेते हैं छोटे दलों से जिनका एक अपना जनाधार होता है, वोट परसेंटेज कम के ऊपर फैसले हो जाते हैं, 5-5, 6-6 कोणीय वहाँ पर मुकाबला शुरू हो जाता है। तो कंवर साहब, मैं कहना चाहूँगा कि कॉरपोरेशन के मुद्दे, कॉरपोरेशन का चुनाव, विधानसभा के मुद्दे और विधानसभा का चुनाव पूर्णतः अलग है। हाँ, ठीक है, आप लोगों को भी अपने नेशनल पार्टी बनाने का स्टेटस मेंटेन करने के लिए चुनाव लड़ना पड़ता है। ये सुझाव केवल आपने वहीं रख तक दिया है भूमिका कंवर जी के रहेगी, सामने। बिल्कुल, इसके आगे भूमिका आप आप बिल्कुल लोगों की नकार रहे हैं चुनाव छोटी में पार्टियों को, और नहीं एक रहेगी। सुझाव भी रख दिया है। मैं एक बार कंवर जी के पास जाना चाहूंगा। कंवर जी, अगर ऐसी स्थिति बन रही है कि आप अपने लेवल पर कहते हैं कि हम बेहतर करेंगे और तमाम पार्टियां हैं, बीएसपी हैं, एसपी हैं, दिल्ली के लिए अगर हम उनको छोटा कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो बड़ी पार्टियां नहीं है, लेकिन दिल्ली के हिसाब से, चाहे वो आप पार्टी है, चाहे वो आप हैं या फिर एसएडी हैं, ये तमाम लोग कुछ ना कुछ बेहतर करेंगे, ये सबको उम्मीद है। क्या कोई ऐसा मोर्चा भी नजर मिल सकता है इस बार के चुनाव में कि आप छोटी पार्टियों के तौर पर गिने जाने वाले लोग इकट्ठे नजर आए दिल्ली की सियासत में? देखिए, जहाँ तक दिल्ली की समस्याएं, इस बारे से तो कोई इनकार ही नहीं कर सकता कि सब पार्टियां उसके प्रति जागरूक हैं। हाँ, किसके ऊपर मतदाताओं का विश्वास बनता है। अब बीजेपी या कांग्रेस अगर यहाँ पर सत्ता में इतने दिनों से बैठे हैं तो उन्हें इस खुशफहमी में रहने का अधिकार है कि भाई कोई भी नया आदमी आता है या कोई भी नई पार्टी आती है तो शायद उन्हें तकलीफ पहुंचेगी। पर कहीं अगर ऐसा है कि भाई आपकी मोनोपोली हो गई है या वोट कटवा की बात आप जैसे करते हैं, तो आपका वोट है कितना इस शहर में?
कभी आप उसे भी तो देखिएगा। आप भी तो इस वोट कटवा के बदौलत ही सत्ता में बैठे हैं। नहीं कंवर साहब, और आपकी बात नई बिल्कुल पार्टी ठीक के है। बारे में हम आज कहना या कि भाई मेरी ये मजबूरी है कि मुझे दिल्ली में 70 विधानसभा सिर्फ इसलिए लड़नी है कि हमारा नेशनल नहीं, स्टेटस लेकिन एक बना चीज रहे। और है, ठीक है मैं समझ गया। एक चीज तो मैं जरूर यहां पर कहना चाहूंगा कि एनसीपी को दिल्ली में बिल्कुल अलग कर दिया गया है। कम से कम बीजेपी वालों ने अपने एसएडी को थोड़ा सा समर्थन दिया है और उन्हें 4 सीटें दी हैं एक सहमति के तौर पर। लेकिन कांग्रेस नहीं, और अभी तक एनसीपी कोई बाहर में तो SAD सरकार का भी कोई फैसला बाहर नहीं सरकार हुआ, मनोज बनाएंगे वो भाई। महाराष्ट्र में, जहां पर अच्छा गुणा भाग दिखता हो, समीकरण बन जाए। लेकिन यहां पर स्थिति ऐसी नहीं है, क्योंकि यहां अकेले राज करने की आदत है और उसी आदत में रहना आदत की चाहते बात नहीं, हमारे पास मेजोरिटी है तो रहेंगे हम। ठीक, ठीक उसमें है। कहीं कोई दुखदा ही नहीं है। वास्तव में देखिए, जिस प्रकार की राजनीति यहाँ हो रही है दिल्ली में, और जिस प्रकार का सिर्फ पोस्टर बॉय के रूप में उसको प्रचारित करके, मैं समझ और गया। आप जमीनी बैनर पोस्टर कैडर वालों का जिक्र आप उससे- छोड़ नहीं रहे जी, हैं, छोड़ उससे नहीं कुछ रहे नहीं हैं। होना है। वो आपके जहन में है, वो आपके लिए भ्रम की स्थिति जरूर पैदा किए हुए है। लेकिन 8 तारीख मुकर्रर करेगी कि आखिर किस तरीके की स्थिति बनती है इन छोटी पार्टियों के इस बार के इतने बड़े पैमाने पर चुनाव में दावेदारी को लेकर के। बहुत बहुत शुक्रिया कंवर जी आपका, आनंद जी आपका, आलोक जी आपका, हमारे साथ इस कार्यक्रम में लगातार बने रहने के लिए। देखना दिलचस्प होगा कि इन तमाम छोटी पार्टियों की किस तरीके की भूमिका होती है और बड़ी पार्टियां जो इनको सिरे से खारिज कर रही हैं वो किस तरीके से इनका इंतजार करती हैं या फिर इनको बिल्कुल इनकार कर देती हैं, दरकिनार कर देती हैं, उस स्थिति में कि जहां कुछ संभावनाएं भी बनती नजर आएंगी। होगी आपसे फिर मुलाकात। देखते रहिए लगातार राज संग्राम, पॉलिस एनसीआर।